Hello everyone. Today we are going to start our next topic, that is drug distribution system. In the previous lecture we have discussed about the inventory management system. हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था हमने उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा था और स्टोरेज कैसे करते हैं, मेथड ऑफ स्टोरेज क्या है, स्टोरेज के लिए डिवाइसेस कौन से यूज़ करते हैं, स्टोरेज कंडीशंस क्या होती हैं, प्रॉपर्ली हमें प्रोडक्ट को स्टोर करना है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. अब स्टोर करने के बाद में जो भी आपका स्टोर्ड प्रोडक्ट है उसको हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग प्लेस पे. तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमको क्या पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन कि वो है क्या सिस्टम, उसको कैसे डिफाइन किया गया है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, तो ये सिस्टम है आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इसमें क्या है कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको एक जगह स्टोर करके रखा हुआ है. अब स्टोर करने के बाद में हमें किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर एक जगह से दूसरी जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या एक प्लेस के अंदर ही जो स्टोरेज है वहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो उसके बेस पर अलग अलग इसमें टाइप्स भी दिए गए हैं. तो पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा हौच पौच हुआ करता था कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे इसको जो आपके केमिस्ट शॉप है वहाँ तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर आपके हॉस्पिटल से उनमें वार्ड्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें. लेकिन अब क्या है, इसके लिए सिस्टम बना दिया गया है. इसमें दो तरह का इन पेशेंट और आउट पेशेंट सिस्टम बना दिया गया है. तो अगर हम डिफाइन करें इसको, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द medications or medicines, our product which are already stored in our storage and distribute to the different parts. जो भी आपका डिफरेंट सिस्टम है वहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना. तो ये आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की डेफिनेशन हो जाती है. देन आपके इसमें टाइप्स. अब ऑन द बेसिस कि आपको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बेसिस पे इन पेशेंट और आउट पेशेंट में इसको डिवाइड किया गया है. इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है आपका, इंडोर पेशेंट. दूसरा आपका है इसमें आउट पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या हो गया आपका, आउटडोर पेशेंट जो आउटडोर है. ठीक है, जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं वो क्या करते हैं, कई सारे लार्ज मेजर्स यूज़ करते हैं. बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं आपके, कई सारे लार्ज मेजर्स यूज़ करते हैं, कई सारे वार्ड्स होते हैं उनमें. दे आर यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेडिकेशंस, बहुत सारे मेडिकेशंस वो यूज़ कर रहे हैं, थेरेप्यूटिक सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं. तो पेशेंट को भी, जो पेशेंट के पास जो मेडिसिन आ रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है. तो उसके लिए क्या किया गया है, इसमें जितना बड़ा इंस्टीट्यूशन है उतनी ही डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम आती है. उसके लिए क्या गया है, इसमें डिवाइड किया गया है इसको टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल. अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो दो तरह का है आपका इसमें, एक तो आपका इन पेशेंट सिस्टम और दूसरा आपका इसमें आउट पेशेंट या आउटडोर पेशेंट सिस्टम. तो पहला आपका इसमें इन पेशेंट और इंडोर पेशेंट सिस्टम क्या होता है. इन पेशेंट और इंडोर पेशेंट सिस्टम में आपका क्या होगा कि जो भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, सपोज़ आपके वार्ड में है या फिर एक्सरेज में या फिर आईसीयू में या अलग अलग जो भी आपके डिपार्टमेंट रहते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पे जो आपके पेशेंट एडमिट रहते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, इंडोर पेशेंट बोलते हैं. और उनको ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनके पास ड्रग को ले जाना, इट इज़ नोन एज अ ड्रग इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ऐसे आपका अगर हम आउट पेशेंट की हम बात करें तो आउट पेशेंट क्या होते हैं, दे आर नॉट ऑक्यूपाइंग द बेड इन द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में बेड ऑक्यूपाई नहीं किया गया, हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं, वहाँ से डॉक्टर को दिखा के प्रेस्क्रिप्शन ले रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट पूरा ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर बेड ऑक्यूपाई नहीं किया है, वो वहाँ पर एडमिट नहीं है. तो उनको हम क्या बोलते हैं, आउट पेशेंट्स बोलते हैं या फिर उनको आउटडोर पेशेंट्स बोलते हैं. तो और इनको जो ड्रग दी जाती है वो क्या होती है आपकी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर द आउट पेशेंट. आउट पेशेंट को किस तरह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इंडोर पेशेंट. अब आपकी जो हॉस्पिटल में जो आपके पेशेंट एडमिट है उनको ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा. तो मेनली आपकी 3 और 4 टाइप्स के आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है. ये बाई नेम आपके एग्जाम में आ जाता है. तो आपका पहला जैसे कि है इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, दूसरा आपका इसमें द कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, देन ड्रग बास्केट मेथड. उसके बाद में आपका इसमें यूनिट डोज डिस्पेंसिंग. ये आपके कुछ मेथड्स हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहला आपका जो है इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम. ठीक है, नाम से हमें पता लग रहा है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम. क्या है इसमें, इंडिविजुअली क्या होगा, जो आपका पेशेंट है, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो कि वहाँ पर आपका एडमिट है, उसको एक इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर दिया जाएगा. ठीक है, डॉक्टर द्वारा किया जाएगा, उस पेशेंट के लिए एक पर्टिकुलर एक अलग से प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर दिया जाएगा. तो ये जो सिस्टम होता है आपका, ये आपका बहुत ओल्ड होता है, ये आपका ओल्ड सिस्टम है.
पहले बहुत ज़्यादा ये फॉलो किया जाता था कि एक एक पेशेंट के लिए अलग से एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता था, उसको बुलाकर वो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता था और उसको पूरा इंडिकेशंस दिया जाता था कि किस तरह से आपको ड्रग लेनी है, कब लेनी है, आपको कितना आपको परचेजिंग करनी है। ठीक है, इन सिस्टम में क्या होता है कि डॉक्टर खुद जो होता है, डॉक्टर खुद पूछता है जाके जो पर्टिकुलर आपका पेशेंट है उससे डॉक्टर बात करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन तैयार करता है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है क्योंकि वन हैज़ टू पे फॉर द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के लिए उसको पे करना है। तो ये जो सिस्टम है आपका फर्स्ट वाला इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, ये थोड़ा सा आपका कॉस्टली भी होता है इसमें। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसमें जितने भी आपके मेडिकेशन ऑर्डर हैं इसमें क्या होगा भी, जो भी आपका मेडिकेशन ऑर्डर है, जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, मेडिकेशन दे रहा है, तो डायरेक्टली क्या होगा, जो फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट से डिस्कस करके ही आपको मेडिसिन दी जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत सेफ़ है और इसमें लेस चांस ऑफ मेडिकेशन एरर, इसमें मेडिकेशन एरर की चांसेस भी बहुत कम होती है क्योंकि क्या हो रहा है कि डॉक्टर जो है वो डायरेक्टली पेशेंट को दवाइयाँ बता रहा है और फार्मासिस्ट से भी डिस्कशन हो रहा है। तो इसमें जो मेडिकेशन एरर है बहुत कम होती है इसमें, क्योंकि डायरेक्टली इसमें कॉन्टैक्ट है। ठीक है, रिडक्शन इसमें एक और है इसमें कि स्टाफ की भी इसमें रिडक्शन है, स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, स्टाफ कोई भी स्टाफ है, एक दो स्टाफ से इसमें काम चल जाएगा। इट प्रोवाइड्स द इंटरेक्शन ऑफ डॉक्टर, फार्मासिस्ट एंड नर्सेज। और इसमें क्या होता है, एक और एडवांटेज है, डॉक्टर्स जो हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सेज हैं, उनमें क्या होता है, आपस में इंटरेक्शन भी होता है, पेशेंट के थ्रू उनमें भी आपस में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेज हो गए। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम के। पहला इसका डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है आपका, ये जो सिस्टम है आपका ये कॉस्टली पड़ता है। अब इसमें कुछ डिले भी हो जाता है, रिक्वायर्ड मेडिसिन के डिले भी हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये आपका इसमें जो फर्स्ट वाला है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम हो गया आपका। नेक्स्ट जो है आपका है इसमें द कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इसमें क्या होता है, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम में ये आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर आपका ये कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम यूज़ किया जाता है। इसमें होता क्या, इंडिया में जो मेनली यूज़ होता है, इसमें क्या होता है, जो ड्रग होती हैं दे आर स्टोर्ड, जो भी ड्रग्स हैं आपकी हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ड्रग्स लाई जाती हैं आपकी इकट्ठा, कंबाइंडली लेके आते हैं उनको, एक फार्मेसी स्टोर में जाके क्या कर देते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं। एक फार्मेसी स्टोर रहता है, वहाँ पर सारी ड्रग्स आपकी प्रेजेंट रहती है। फिर वहाँ से क्या होता है, वहाँ से क्या जो आपके रूम्स हैं, वार्ड्स हैं और जो आपके ICUs वगैरह हैं अलग अलग, वहाँ जाके इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एक जगह इकट्ठा करने के बाद में एक फ्लोर स्टॉक, मतलब क्या हो गया कि एक फ्लोर में आपका ये इकट्ठा रहता है पूरी ड्रग, फिर वहाँ से क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाती है। ठीक है, अब ये जो आपका सिस्टम है इसमें दो टाइप की ड्रग्स होती हैं, एक तो हो गई आपकी चार्ज ड्रग, दूसरी होती है इसमें आपकी नॉन चार्ज ड्रग। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है इसमें चार्ज ड्रग्स क्या हो गई आपकी, जिसमें चार्जेस लग रहे हैं, और नॉन चार्ज ड्रग्स क्या हो गई, जिसमें आपके चार्जेस नहीं लग रहे हैं। तो पहला आपका इसमें है चार्ज ड्रग। चार्ज ड्रग्स क्या होती हैं, दीज आर कॉस्टली, ये बहुत कॉस्टली ड्रग्स होती हैं, कॉस्टली ड्रग्स होती हैं एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फार्मेसी स्टोर अपॉन राइट प्रेस्क्रिप्शन। जो चार्ज ड्रग होती हैं ये बहुत कॉस्टली होती हैं और इनको फार्मेसी स्टोर से लेने के लिए, इसको ऐसा ही नहीं है कि ये स्टोर में हो जाके ऐसी मिल गई, इनको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन, जब डॉक्टर इसको प्रॉपर प्रिस्क्राइब करता है तभी जाके ये ड्रग्स आपकी मिलती हैं, जो चार्ज ड्रग होती हैं। और इनकी जो बिलिंग होती है वो पेशेंट के नाम से अलग से इसमें बिलिंग की जाती है चार्ज ड्रग की। ठीक है, जो इंडिविजुअल है उसके लिए जो कॉस्ट है उसकी बिलिंग अलग से की जाती है इसमें। और ये जो ड्रग्स हैं किन वार्ड्स में कहाँ जानी है आपकी, तो इसका डिसीजन भी किसके थ्रू होता है, PTC के थ्रू, फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी। फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी ही डिसाइड करती है कि जो चार्ज ड्रग्स हैं, जो कॉस्टली ड्रग्स हैं, उनको किन वार्ड्स में पहुंचाना है, किस हॉस्पिटल के किस डिपार्टमेंट में उसको लेके जाना है, कि आपका हार्ट का है या ब्रेन का न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है या कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है आपका या सर्जरी का है। तो उस बेस पे ये जो फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी है ये डिसाइड करती है कि इन ड्रग्स को कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी चार्ज ड्रग्स। दूसरी होती है आपकी इसमें नॉन चार्ज ड्रग्स। नॉन चार्ज ड्रग्स क्या होती हैं आपकी, कि इनका कोई ऐसा स्पेशल चार्ज नहीं है, ये कंबाइंडली रखी जाती है और पेशेंट को ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसमें क्या होगा आपका, इसमें नर्सिंग स्टेशंस जो होते हैं, कुछ नर्सिंग स्टेशंस होते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पर क्या होता है कि कुछ जनरल जो ड्रग्स हैं वो रख दी जाती हैं और एज़ पर द नीड, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग वो ड्रग क्या है पेशेंट को वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है विदाउट एनी चार्ज। कोई चार्ज नहीं होगा, कोई स्पेशल चार्ज नहीं, कोई इनकी ऐसी बिलिंग नहीं होगी, एज़ पर द नीड, जैसे ही पेशेंट की नीड होगी तो ये वाली जो ड्रग्स हैं वो
नर्सिंग स्टेशन से ले जाकर कहाँ पर पेशेंट को दे दी जाएगी। तो ये आपका हो गया द कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। फ्लोर स्टॉक सिस्टम में क्या हो गया आपका कि मेन आपका एक फार्मेसी स्टोर होगा, वहाँ से फिर क्या होगा आपका ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग वार्ड्स में, और जो ड्रग्स हैं आपकी जिनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उनको भी डिवाइड किया गया किसमें, चार्ज और नॉन चार्ज, दोनों का ही डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। जो चार्ज ड्रग्स हैं उनका पीटीसी के अकॉर्डिंग ही, जो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है उनके अकॉर्डिंग ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वही डिसाइड करेगी कहाँ पर लेके जाना है इसको। और जो आपके नॉन चार्ज ड्रग्स है उनका आपका डायरेक्टली जो नर्सिंग स्टेशन है वहाँ से आपको डायरेक्टली ये ड्रग्स मिल जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें आपका ड्रग बास्केट मेथड। ठीक है, जैसा कि इसमें नाम है ड्रग बास्केट मेथड, इसमें क्या होता है ये वहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है। यहाँ पर जो नर्सेस क्या होती हैं, नर्सेस चेक करती है, नर्सेस क्या करती हैं, एक बास्केट लेती हैं, एक बास्केट लेके जाके वो सारे वार्ड्स जो हैं आपके, सारे वार्ड्स हैं जो भी आपके अलग अलग हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपका कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट हो गया, जैसे कि आपका न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट हो गया, सर्जरी का हो गया, या ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हो गया, तो उन डिपार्टमेंट में क्या करती हैं जो नर्स होती है एक बड़ी बास्केट लेके जाती हैं और वहाँ पर जाके सर्च करती हैं कि कोई आपका एम्प्टी कंटेनर तो नहीं है, कोई आपकी जो भी आपकी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं उसका कोई एम्प्टी कंटेनर तो नहीं है। वो उनको सर्च आउट करके क्या करेंगे, उन जो भी बास्केट यूज़ कर रहे हैं उन बास्केट में वो सारी ड्रग्स को डालकर वापस लेके आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या करती हैं वो रिक्वेजिशन फिल करती हैं कि कहाँ पर ड्रग का यूज़ हो चुका है और कहाँ पर उसकी नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करती हैं वो एक रिकॉर्ड बनाती हैं कि कहाँ पर इन कुछ जो ड्रग्स हैं आपकी उनका यूज़ हो चुका है और कहाँ उनकी नीड है। जो एम्प्टी कंटेनर होते हैं उनको वो ड्रग बास्केट में रख देती हैं, जो यूज़ नहीं है उनको ड्रग बास्केट में रख देती हैं, बाकी उसमें जो रिकॉर्ड है उस पर रिकॉर्ड भी लिख कर ले जाती हैं कि आपको क्या क्या इसमें और ज़रूरत है। ये होता क्या है आपकी जो ड्रग बास्केट होती क्या है, ये क्या होती है, एक तरह की आपकी स्टेनलेस स्टील ट्रंक होता है, स्टेनलेस स्टील ट्रंक। ठीक है, एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ ट्रंक होता है, उसकी हाइट इसमें दी हुई है 60 इंचेस इसकी हाइट होती है, 48 इंच जो होती है इसकी वाइड होती है और 25 इंच डीप होता है। ठीक है, 60 इंच इसकी हाइट होती है, 48 इंच इसकी जो वाइड होती है वाइडनेस होती है और 25 इंच इसकी डेप्थ होती है। तो इस तरह की ये आपकी जो ड्रग बास्केट होती है वो उसका मेजरमेंट इस तरह से रहता है, डिसाइडेड होता है आपका, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, इसको वो यूज़ करती हैं। और क्या होता है इस बास्केट में क्या होते हैं, 4 इसमें जो व्हील्स लगे होते हैं जो कि स्विल होते हैं, जो कि घूमते हैं, तो उनको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन बास्केट को क्या है सिंपली ड्रैग करके इसको स्विल करके हम ले जा सकते हैं, सारा सामान डाल के, इस तरह से उनको ईजी होता है। ये कन्वीनियंट मेथड होता है आपका, क्योंकि ये आराम से क्या करते हैं जो भी नर्सेज हैं इसको आराम से ड्रैग करके सारे वार्ड में लेके जाते हैं और वो सारी मेडिसिन इसमें आराम से ड्रैग करके लेके आ जाते हैं, हाथ से कैरी करना इतना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका ड्रग बास्केट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। अब इसमें क्या है, यूनिट डोज, यूनिट मतलब एक सिंगल डोज। क्या होता है इसमें, होता क्या है कि सपोज आपको जो मेडिकेशन से एक बार में पूरी दे दी जाती है, बता दिया जाता है इसमें कि आपको ये मेडिसिन इस तरह से लेनी है। अब यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में क्या होगा कि डिस्पेंसिंग इस तरह से की जाएगी कि उसमें बताया आपको सिर्फ एक बार में एक ही टैबलेट दी जाएगी। सपोज आपका एक कंटेनर, उसमें आपका एक ही टैबलेट होगी, उसमें आपको पता होगा कि वो टैबलेट आपको कब लेनी है। तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम में आपका क्या होता है, जो मल्टीपल सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनको क्या करते हैं कि एक बार में उसको यूनिट डोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंगल यूनिट पैकेज होता है इसमें। सिंगल यूनिट इसमें क्या होगा आपका, कितनी बार लेना, जितनी बार लेना है आपका, एक अलग अलग इसमें डिफरेंट पैकेट्स बना दिए जाते हैं। तो उसमें बता दिया जाता है कि आपको ये एक बार में लेना है, ये पैकेट एक बार में लेना है, ये पैकेट आपको एक बार में लेना है। तो वो ईजी होता है इसमें। इसमें दो टाइप में डिवाइड किया गया है आपका। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, पहली चीज़ इसके एडवांटेज आपके रह गए हैं। तो इसके जो आपका कंप्लीट फ्लोर स्टॉक मेथड है, इसके एडवांटेजेस की हम अगर बात करें तो इसके एडवांटेज में क्या होता है, ईजी होता है, ये ईजी डिलीवरी सिस्टम होता है, प्रॉम्प्ट डिलीवरी सिस्टम होता है आपका, रिडक्शन इन नंबर ऑफ ड्रग ऑर्डर ट्रांजेक्शन में भी आपका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, और इसमें मेडिकेशन, लेकिन बस इसमें ये है कि एक मेडिकेशन एरर के होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं क्योंकि इसमें फार्मासिस्ट का इन्वॉल्वमेंट कम रहता है। इसमें आपका जो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है, इसके एडवांटेजेस की हम बात करें तो पहली चीज़
पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि हमें एक बार में सिर्फ एक ही पैकेट लेना है, ठीक है। उसको बार बार उसको टैबलेट निकालने की ज़रूरत नहीं, एक पैकेट में बनी हुई है आपकी कि एक दिन का है आपका या एक टाइम का है, तो वो ईजिली उसको कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। जो भी जितनी भी डोजेज है मेडिकेशन से जो रिक्वायर्ड है आपकी, वो क्या करता है, आराम से आपके एक टाइम में वो कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया गया है, जो आपकी यूनिट डोज डिस्पेंसिंग कंसेप्ट है, इसको दो उसमें डिवाइड किया गया है। एक तो आपका है सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दूसरा आपका इसमें है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आपका पहला जो है सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है आपका, कि एक उसमें जो भी आपके इसमें है, एक जगह आपकी पूरी ड्रग्स रखी जाएंगी, हॉस्पिटल से आपकी एक जगह ड्रग्स रखी जाएंगी, वहाँ से क्या होगा आपका पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। एक सेंट्रल एरिया होता है आपका फार्मेसी का, यहाँ पर आपकी क्या होगी, वो ड्रग्स सारी रखी जाएंगी और वहाँ से क्या होगा आपका, उसकी डिस्पेंसिंग करी जाएगी अकॉर्डिंग टू डोज, कि कितनी डोज देनी उसके अकॉर्डिंग उसमें डिस्पेंसिंग की जाएगी इसमें, ठीक है। डिस्पेंसिंग करने के बाद में क्या होगा कि एक कॉपी जो है वो फार्मासिस्ट रखेगा और एक कॉपी क्या है वो जो डॉक्टर के पास जाएगी इसमें। नेक्स्ट है आपका इसमें डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये एक स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज होती हैं, स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसी। इसमें क्या है, स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज होती हैं, वहाँ पर क्या हो गए, ईच फ्लोर पे हॉस्पिटल के यहाँ पे क्या हो गया कि भाई एक ही जगह आपकी सारी दवाइयाँ रखी हुई है, वहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या होगा कि हॉस्पिटल के हर एक फ्लोर पे क्या होगा, स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज होगी, अलग अलग फार्मेसी, छोटी छोटी फार्मेसीज इसमें बनी होगी, वहाँ से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, ये सिस्टम कहाँ होता है, जब आपके ऐसे हॉस्पिटल्स हो इसमें जो कई सारे फ्लोर्स बने हों। सिंगल फ्लोर में चल जाएगा आपका, सिर्फ सेंट्रलाइज्ड होता है वो आपका सिंगल फ्लोर में चल जाएगा, लेकिन जब आपका डिसेंट्रलाइज्ड है वो आपका कहाँ पर होता है, जब आपका जो हॉस्पिटल है वो कई सारी उसमें फ्लोर्स बने हों। तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही फ्लोर पे सारी दवाइयाँ रखें फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अलग अलग फ्लोर पे क्या करते हैं, स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज बना देते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो करना होता है, तो उसमें क्या करेंगे कि पर्सन का जो भी एज है, जेंडर है, क्या उसको डिजीज़ हिस्ट्री है, वो सारा इसका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना पड़ता है कि डिजीज़ क्या है उसको। फिर उसके बाद में जो प्रेस्क्रिप्शंस हैं उनको डायरेक्टली क्या करते हैं, फार्मासिस्ट के पास भेजते हैं। फिर फार्मासिस्ट क्या करता है, फिर वो फार्मासिस्ट जो पेशेंट है उसकी फाइल में उसको लगा देता है। देन फार्मासिस्ट क्या करता है, मेडिकेशंस को चेक करता है अच्छे से कि क्या क्या मेडिकेशंस इसमें दी गई हैं इसमें। फिर डोजेज शेड्यूल को बनाता है कि क्या क्या डोज है उसका, किस तरह से उसको डोजिंग देनी है। देन उसके बाद में फार्मासिस्ट चेक करता है, कार्ड चेक करता है प्रायर टू इट्स रिलीज़ करने से पहले उसके कार्ड जो पेशेंट जिस पेशेंट को रिलीज़ करना है उसको रिलीज़ करने से पहले उसका जो पूरा डाटा है उसको अच्छे से चेक करता है, ठीक है। तो ये आपका इसका मेथड हो गया यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। तो ये आपके सारे क्या हो गए, जो आपके इन पेशेंट हैं, जो पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके लिए हमें कौन कौन से इसमें मेथड फॉलो करने होते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। अब इसमें आता है आपका नेक्स्ट डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट। अब आउट पेशेंट में कैसे डिस्पेंसिंग करेंगे, तो आउट पेशेंट में क्या होता है आपका, आउट पेशेंट हो गए, पहली चीज़ क्या हो गया आपके आउट पेशेंट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आउटडोर पेशेंट, आउटडोर पेशेंट्स। आउट पेशेंट्स और आउटडोर पेशेंट्स क्या हो गए आपके, जो कि दे विल नॉट एक्वायर द बेड इन द हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा है इनका, डॉक्टर से कंसल्टेंसी चल रही है, लेकिन इन्होंने हॉस्पिटल में क्या है, बेड एक्वायर नहीं किया है, ठीक है। तो इनको क्या है कि सिर्फ इनको प्रिस्क्रिप्शन लेना है और मेडिकेशंस लेना है। तो इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड द मेन लिंकेज ऑफ हॉस्पिटल विद द कम्युनिटी। यहाँ ये जो आपका इस टाइप का जो सिस्टम है, इसमें क्या होता है, हॉस्पिटल की जो लिंक होती है वो कम्युनिटी के साथ में लिंक होती है। तो क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द लिंक बिटवीन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी, हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी, ठीक है। पहली चीज़ ये होगी इसमें। दूसरा क्या होता है इसमें, रिसीव ट्रीटमेंट आफ्टर, दे रिसीव द ट्रीटमेंट आफ्टर कम्युनिकेशन कंसल्टेशन विद द फिजिशियन। यहाँ पे जो भी आपके आउटडोर पेशेंट है उनको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, जब वो जो भी आपके फिजिशियन है हॉस्पिटल में उनसे कंसल्टेंसी के बाद में। तो रिसीव ट्रीटमेंट आफ्टर कंसल्टिंग फिजिशियंस, जो भी आपके फिजिशियंस हैं।
ठीक है, विदाउट एडमिटिंग, बिना एडमिट हुए वो फिजिशियन से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और क्या हो सकता है इसमें आपका, मेडिसिन आर गिवन, जो भी आपको मेडिसिन दी जाती है वो किस पे दी जाती है, जो डॉक्टर्स आपके इसमें प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उस प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे आपको इसमें मेडिसिन दी जाती है। तो मेडिसिन आर गिवन ऑन प्रेस्क्रिप्शन, मेडिसिन आर गिवन ऑन प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, बेंचेस प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर, बेंचेस आर प्रोवाइडेड, जो भी आपका जो पेशेंट वेट कर रहे हैं अपने नंबर आने का, तो बेंचेस आर प्रोवाइडेड, उनके लिए बेंचेस प्रोवाइड की जाती है। एंड हेल्थ केयर एजुकेशन के कुछ पोस्टर्स आप आसपास लगा दिए जाते हैं, पोस्टर्स ऑफ हेल्थ केयर एजुकेशन, ये आपके इसमें लगा दिया जाता है, हेल्थ केयर एजुकेशन, एजुकेशन। ठीक है, जो भी आपका वेटिंग एरिया है वहाँ पर क्या होगा, बेंचेस लगाई जाएंगी और पोस्टर्स लगाए जाएंगे, किसके, आपके हेल्थ केयर एजुकेशन पे कुछ पोस्टर्स इसमें लगा दिए जाएंगे। ये आपका एक इसमें आउट पेशेंट एक्टिविटी चार्ट है। आउट पेशेंट में हम क्या क्या करते हैं वो हमने पढ़ लिया इसमें। नेक्स्ट आपका इसमें आउट पेशेंट एक्टिविटी चार्ट, के आउट पेशेंट की जो एक्टिविटी होती है, जो पेशेंट बाहर है हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, उनके लिए अगर एक्टिविटी चार्ट बनाना हो किस तरह का होता है, तो पहले आर एस रिटर्न बाय द डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर जो आपका प्रिस्क्रिप्शन देता है, फिर देन दिस आर एस रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट। सबसे पहले क्या होता है कि इस जो भी प्रिस्क्रिप्शन है आपका वो कौन रिसीव करता है, फार्मासिस्ट उसको रिसीव करता है। देन फिलिंग प्रेस्क्रिप्शन, जो फिलिंग प्रेस्क्रिप्शन किस तरह से फिल करता है, सिलेक्शन, लेबलिंग एंड प्राइसिंग, वो सिलेक्ट करेगा कौन कौन सी ड्रग देनी है इसमें, उसकी लेबलिंग करेगा और क्या करेगा, उसकी प्राइसिंग करेगा। देन डिस्पेंसिंग टू पेशेंट, प्रिस्क्रिप्शन फिल करने के बाद में क्या होगा, वो पेशेंट को डिस्पेंसिंग करेगा। ठीक है, अब डिस्पेंसिंग में क्या होता है, उसके बाद में जो आपका एक तो होता है आपका रिसिप्ट पेमेंट करना होता है उसको, तो वो कैश में है आपका या फ्री है या फिर जो भी चेंज देना है आपका। दूसरा आपका प्रेस्क्रिप्शन फिलिंग आपका होता है, इसमें रेगुलर है कि आपका नार्कोटिक प्रेस्क्रिप्शन फाइलिंग है, इसकी प्रेस्क्रिप्शन की फाइलिंग की जाती है कि आपका नार्कोटिक ड्रग्स का तो नहीं है, कि आपका रेगुलर ड्रग्स का तो नहीं है। तो इस तरह से आपका आउट पेशेंट एक्टिविटी चार्ट भी बनाया जाता है। ये आपका आउट पेशेंट जो भी आपके आउटडोर पेशेंट है उनके लिए होता है। अब कुछ रिसिप्ट सिस्टम होता है इसमें, जो रिसिप्ट सिस्टम है या तो उसमें जो रिसिप्ट होती है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से भी मिल जाती है, या फिर आपके बाय इनवाइटिंग टेंडर्स या फिर किसी कोई जो आपकी लोकल फार्मेसी उनकी एजेंट से आपको इनकी जो ड्रग्स है उनकी रिसिप्ट मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका आउट पेशेंट सिस्टम हो गया। शॉर्ट में इसको हम ओपीडी भी बोलते हैं, आउट पेशेंट सिस्टम को। नेक्स्ट है आपका इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू आईसीसीयू, आईसीयू, एनआईसीयू, ठीक है, और इमरजेंसी वार्ड्स। तो आपके ये क्या होते हैं, तो आईसीयू क्या होता है आपका, इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू स्टैंड्स फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। एनआईसीयू स्टैंड्स फॉर नियोनेट्स और नियोनेट्स, ठीक है। आईसीसीयू आपका जो होता है वो होता है इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट, ठीक है। एक होता है आपका पीआईसीयू भी होता है, पीआईसीयू ये होता है आपका पीडियाट्रिक्स, ठीक है। और आपके इसमें इमरजेंसी वार्ड। तो इसमें क्या होता है, इसमें ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, तो हमको पता है कि जो आईसीयू होता है वो क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट में तो क्या होता है कि उनके लिए एक स्पेशल केयर दी जाती है, उनका प्रॉपर जो भी मॉनिटरिंग है, उनके वाइटल्स प्रॉपर चेक किए जाते हैं, हार्ट से रिलेटेड है आपके या और भी बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड है, तो उनके लिए एक इंटेंसिव यूनिट लगाई जाती है, उनको अलग से एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिया जाता है जिससे कि उनकी प्रॉपर इंटेंसिव केयर की जाए, ठीक है। ऐसे आपका जो एनआईसीयू होता है वो नियोनेट्स के लिए होता है, जो आपके नियोनेट्स होते हैं उनके लिए अलग से वार्ड बनाए जाते हैं। जो भी आपके नियोनेट है, बहुत ज़्यादा जो सीरियस कंडीशन है, उनको कहाँ भेजा जाता है, एनआईसीयू में भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका पीआईसीयू आते हैं, पीडियाट्रिक्स होते हैं आपके, जो आपके छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए पीआईसीयू बनाया जाता है आपका। एक आपका होता है आईसीसीयू होता है, इसको हम बोलते हैं इंटेंस क्रिटिकल केयर, इंटेंस और क्रिटिकल। इंटेंस भी जरूरत है इसको, बहुत ज़्यादा जरूरत है इसकी केयर की, और बहुत क्रिटिकल कंडीशन जो होती है। तो ये जो सारे आपके जो होते हैं ये सारे, और इमरजेंसी वार्ड जो आपको इसको आपको जिन वार्ड्स में इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को लिया जाता है, तो इन जो ये आपके जो सारे वार्ड्स हैं इनमें जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है आपका, उनके अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग, कि भाई इमरजेंसी कंडीशन में या इंटेंस केयर के लिए या नियोनेट्स के इंटेंस केयर के लिए हमें किस मेडिसिन की ज़रूरत होती है, या जो प्रिफरल मेडिसिन होती हैं, जिन मेडिसिन की हमें पहले ज़रूरत होती है, उन मेडिसिन को पहले वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वहाँ पर पहले स्टोर कराया जाता है,
ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू आईसीसीयू, आईसीयू, एनआईसीयू, इमरजेंसी वार्ड्स। इनमें इमरजेंसी कंडीशन में तुरंत सबसे पहले यहाँ पर ड्रग्स पहुँचाई जाती है। अलग से इसमें जो नर्सेज होती हैं या फिर जो अलग से स्टाफ है अलग से अपॉइंट किया जाता है, वो पर्टिकुलरली इन वार्ड्स में ही ड्रग्स को ले जाकर रखता है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू द आईसीसीयू, आईसीयू, एनआईसीयू, इमरजेंसी वार्ड्स। नेक्स्ट आता है आपका इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एंड देयर स्टोरेज। तो अब नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और स्टोरेज कैसे होता है। तो उससे पहले नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते क्या है, जो कि हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं, ठीक है। और साइकोट्रोपिक क्या होती हैं, जो ब्रेन से रिलेटेड, जो भी आपके जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ होती है उनके लिए जो ड्रग्स होती है, तो इनके लिए एक अलग से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। किस तरह से कि भाई इनको जो इनके लिए जो एक्ट बनाया गया है वो भी एक अलग है। नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए, इन ड्रग्स को प्रेस्क्राइब करने के लिए, इनको बनाने के लिए भी एक अलग से एक्ट बनाया गया है। नार्कोटिक ड्रग जो एक्ट होता है उसको फॉलो करते हुए इनको उनके सारे रूल्स फॉलो करते हुए इनको ड्रग को बनाना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, उसको प्रिस्क्रिप्शन भी करना है। और विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन ये ड्रग्स दी भी नहीं जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जितनी भी आपके नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं दे मस्ट बी रिटर्न विद द डोज फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली बात, इनकी डोज फ्रीक्वेंसी लिखी होनी चाहिए, डोज फ्रीक्वेंसी कितनी होती है और इनकी डोज कितनी लेनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें साइन बाय द डॉक्टर। ये ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती है, अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू इमरजेंसी नीड के अकॉर्डिंग ही इन ड्रग्स को पर्टिकुलर प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले इनका क्या होता है, डोज क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, और इसका जो है आप ये सारा जो भी कुछ है आपका, इट शुड बी साइंड बाय द डॉक्टर के द्वारा साइन किए होना चाहिए। देन नार्कोटिक्स आर प्रेस्क्राइब्ड ओनली फॉर द पेशेंट ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है। जो नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं जो उस हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं उनके लिए ही सिर्फ इशू की जाती हैं। बाहर के पेशेंट के लिए ये नार्कोटिक ड्रग्स के लिए अलग से उसको लेके आना पड़ता है प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, तभी आपकी ये नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। नाउ दीज ड्रग्स आर प्रोक्योर्ड आफ्टर परमिशन फ्रॉम ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। इनका जो प्रोक्योरमेंट है, ये जो ड्रग्स है इनका प्रोक्योरमेंट है और जो उनका स्टोरेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या होता है एक्ट के अकॉर्डिंग और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा ही कंट्रोल पूरा किया जाता है। इनका जो यूज़ है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इनका यूज़ भी क्या होता है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करना है। और इनको हैंडल करने के लिए, जो नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस इनको हैंडल करने के लिए भी क्या होगा, अलग से एक स्पेशलाइज्ड पर्सनल्स होते हैं, उनको ही इसके लिए इनको स्पेशली इसी के लिए अपॉइंट किया जाता है कि इनको सिर्फ इन्हीं ड्रग्स को हैंडल करना है, ठीक है। ये जो मेडिसिन है आपकी, दे इशूड ओनली ऑन द रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर्स। ये जो इनका जो इशू होता है, ये सिर्फ जो रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वो ही इनको इशू करते हैं, ठीक है। दे शैल बी स्टोर्ड अंडर डबल लॉक। और इनको जो स्टोर किया जाता है, इनका स्टोरेज जो होता है नार्कोटिक ड्रग्स का, इनको डबल लॉक में, एक रूम में और जाके डबल लॉक में इसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जितने भी कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं वो भी आपकी प्रॉपरली लेबल्ड होनी चाहिए इसमें, और जो भी ड्रग्स को हम डिस्ट्रीब्यूट जहाँ भी दे रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितना यूज़ हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, या आउट पेशेंट दिया गया है या इन पेशेंट दिया गया है, उसका प्रॉपरली पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए इसका, और कितना उसने यूटिलाइज़ किया है। एप्रोप्रिएट रजिस्टर शुड बी मेंटेन, इनके लिए एप्रोप्रिएट रजिस्टर भी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। एप्रोप्रिएट रजिस्टर इनके लिए मेंटेन होना चाहिए। तो इनके लिए क्या है, फार्मासिस्ट शाल बी नोटिफाइड इफ एनी मेडिसिन, अगर इसमें से कोई इसमें मेडिसिन मिसिंग है, जो नार्कोटिक और जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है इनकी मेडिसिन अगर मिसिंग है तो उनका प्रॉपर रिकॉर्ड उसमें पता होना चाहिए कहाँ से इसमें मिसिंग है। इनकी जो रिकॉर्ड की बुक होती है वो भी अलग से होती है, इसमें अलग से नंबरिंग होती है उसमें, ऐसा नहीं इसमें कोई फेक नहीं कर सकते इसमें। इसका जो प्रॉपर यूज़ है, यूज़ का, एडमिनिस्ट्रेशन का और इशू का, डिस्ट्रीब्यूशन का एक अलग अलग इसमें रिकॉर्ड बनाया जाता है, उसके थ्रू ही इन ड्रग्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इनको ऐसे ही आउट पेशेंट या इन पेशेंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, पूरे प्रॉपर जो आपके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं या रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनके प्रेस्क्रिप्शन के द्वारा ही इनको क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
और इनके लिए स्पेशली वीकली ऑडिट्स भी की जाती है। तो ये इस तरह से आपका जो नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और स्टोरेज के लिए भी इनके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। इनको स्टोरेज करने के लिए अलग से रूम्स बनाए जाते हैं और उन रूम्स में भी क्या होता है, डबल लॉक सिस्टम लगा, जो रैक होते हैं उनमें डबल लॉक सिस्टम लगाया जाता है, जिससे कि उसको निकालने के लिए डबल लॉक जो कीज़ हैं उनको ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एंड देयर स्टोरेज। नेक्स्ट है आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिवाइसेस। अब यहाँ वर्ड आता है आपका ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड मीन्स क्या होता है आपका, ऑटोमेटिकली, अपने आप। अब ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिवाइसेस, अपने आप ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम कोई ऐसा है कि ऐसा सिस्टम है जो इसमें क्या हो कि जो अपने आप ही डिस्पेंसिंग हो जाए, अपने आप ही ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि कई सारे इसमें मशीन्स यूज़ करनी होती है, कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए ये। तो क्या होता क्या है ये, इसकी हम बात करें तो ये क्या है आपका, एक रोबोटिक है, ये एक रोबोटिक सिस्टम है, मैकेनिकल और कंप्यूटराइज्ड डिवाइस। इसमें क्या हो सकता है, ये जो आपका डिस्पेंसिंग सिस्टम है आपका, इट मे बी रोबोटिक, ये रोबोटिक भी हो सकता है आपका, मीन्स विद द हेल्प ऑफ रोबोट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपका ड्रग का है उसका डिस्पेंसिंग कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा आपका मैकेनिकल मीन्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स ऑल्सो, हम अदर मशीन्स यूज़ करके भी ड्रग डिस्पेंसिंग कर सकते हैं, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। देन आपका ये कंप्यूटराइज्ड भी हो सकता है, कंप्यूटराइज्ड कुछ डिवाइसेस ऐसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प से भी क्या होगा आपका ड्रग का डिस्पेंसिंग सिस्टम हो सकता है। ओके, जनरली ये कहाँ पर यूज़ होता है आपका, दे आर यूज टू डिस्ट्रीब्यूट मेडिकेशंस इन ए लाइसेंस्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी। ठीक है, ये जो सिस्टम है आपका ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम है, ये हम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ मेडिकेशन सिस्टम इज़ यूज इन द लाइसेंस्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी। यहाँ पर आपकी लाइसेंस्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, वहाँ पर ये सिस्टम जो है आपका वहाँ पर किया जाता है, फॉलो किया जाता है। ये भी जो आपका है, ये जो आपका ऑटोमेटेड सिस्टम है, इट मे बी सेंट्रलाइज्ड और इट मे बी डिसेंट्रल। दो आपका तरीका होता है, दो तरीके का होता है। सेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटेड मेडिकेशन सिस्टम होता है आपका, और दूसरा आपका होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटेड मेडिकेशन सिस्टम। ठीक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था इसमें सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। तो सेंट्रलाइज्ड क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड इज लोकेटेड इन अ फार्मेसी डिपार्टमेंट फ्रॉम विच मेडिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड और पैकेज्ड फॉर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रलाइज्ड क्या होता है कि एक कॉमन एक आपका स्टोरेज है, आपका कॉमन आपका फार्मेसी है, वहाँ से क्या होना है आपका, ये क्या है, अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया फार्मेसी का सेंट्रलाइज्ड, वहाँ से फिर आपकी जो मेडिसिन है उसको फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैक होना है। ठीक है, तो वहाँ पर भी इसको हम ऑटोमेटेड मेडिकेशन सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, रोबोटिक सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, आपका कंप्यूटराइज सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, या मैकेनिकल डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आपका इसमें नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटेड मेडिकेशन सिस्टम। ठीक है, दूसरा आपका होता है इसमें डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटेड मेडिकेशन सिस्टम। तो इसमें क्या आपका, दीज आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द फार्मेसी डिपार्टमेंट बट विद इन सेम इंस्टीट्यूशन। ये जो है आपका फार्मेसी डिपार्टमेंट में नहीं है, इसे आपको पहले बताया था कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें अलग अलग फ्लोर पे भी क्या होता है, फार्मेसी दी जाती है उसमें। तो इस तरह से ये क्या है, ये मेन फार्मेसी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर न लोकेट होते हुए अलग जो दूसरा आपका है उस सेम इंस्टीट्यूशन में ही दूसरी प्लेस में इसमें बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट, कुछ टर्म्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग हो गई आपका प्रोडक्ट का, या यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से लेके आपको स्टोर कराना है, स्टोरेज करना है आपको, उसकी स्टोरेज के बाद में वहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस प्लेस पे लेके जाना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका। मेडिकेशन क्या हो गया आपका, मेडिसिन प्रोवाइड कराना। ठीक है, लो रिस्क ओवरराइड मेडिकेशन, जो आपकी ऐसी मेडिकेशन जो होता है कि जिनमें कोई रिस्क ना हो, आराम से हम उसको मेडिकेशन दे सकते हैं। फिजिशियन कंट्रोल मेडिकेशन होता है, एक होता है आपका लो रिस्क, ये क्या होता है, विदाउट फिजिशियन के कंसल्ट के भी दे सकते हैं हम। कई सारे जो केमिस्ट शॉप होती है तो विदाउट कंसल्ट ऑफ फिजिशियन वो मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर देते हैं, दे देते हैं। ठीक है, एक होती हैं आपकी फिजिशियन कंट्रोल मेडिकेशंस होती हैं, ऐसी मेडिकेशंस जो कि सिर्फ फिजिशियन के कंट्रोल या फिजिशियन के प्रेस्क्रिप्शन के बाद में ही वो मेडिसिन दी जाएंगी। नाउ some general requirements for the use of automated medication system। अब ये जो आपका ऑटो मेडिकेशन सिस्टम है, ऑटोमेटेड मेडिकेशन सिस्टम है, इसके लिए कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, तो क्या क्या होती हैं इसमें। फर्स्ट है आपका मेंटेनिंग
पॉलिसीज़, क्या होता है इसमें कुछ पहले, सबसे पहले कुछ पॉलिसीज़ को मेंटेन करना है। कौन सी? फॉर द ऑपरेशन ऑफ द ऑटोमेटेड मेडिकेशन सिस्टम। जो भी आपका ऑटोमेटेड मेडिकेशन सिस्टम है उसको ऑपरेट करने के लिए जो कुछ पॉलिसीज़ होती हैं उसको आपको मेंटेन करना है, पहले उनको पढ़ना है अच्छे से और उनको मेंटेन करना है। देन ट्रेनिंग पर्सनल हु यूज़ दिस ऑटोमेटेड मेडिकेशन सिस्टम। अब जो भी पर्सनल है आपके, जो भी पर्सन्स हैं जो कि इस ऑटोमेटेड मेडिकेशन सिस्टम को यूज़ कर रहा है, उसको भी क्या देना है? प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तभी तो वो इस ऑटोमेटेड मेडिकेशन सिस्टम को फॉलो कर पाएगा, उसको यूज़ कर पाएगा। तो उसके लिए भी उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होती है। उसके बाद में आपका है मेंटेनिंग द पेशेंट सर्विसेज। पेशेंट सर्विसेज को मेंटेन करना है। देन सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम, जो भी हम सिस्टम लगा रहे हैं, आइदर आपका रोबोटिक है या मैकेनिकल है या कंप्यूटराइज्ड है, तो उसको उसमें क्या करना है? आपको उसकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है, उसको प्रॉपर सिक्योरिटी में रखना है इससे कि वो खराब ना हो। देन एस्टेब्लिशिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। उस ऑटोमेटेड मेडिकेशन सिस्टम के लिए हमें क्या करना है? एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम भी चलाना होता है। एंश्योरिंग कॉम्प्लियंस विद ऑल रिक्वायरमेंट्स फॉर द पैकेजिंग एंड लेबलिंग। सपोज आपकी पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए हम अगर ये सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें पूरा कॉम्प्रिहेंस इसमें इंश्योर करना है कि इसके लिए वो प्रॉपर एप्लीकेबल है कि नहीं। देन ए बारकोड वेरिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन और सिमिलर वेरिफिकेशन प्रोसेस शाल बी यूटिलाइज टू एश्योर करेक्ट सिलेक्शन ऑफ मेडिकेशन प्लेस्ड इन ऑटोमेटेड मेडिकेशन सिस्टम। अब क्या होता है कि हम किस तरह की मेडिकेशंस, कौन सी मेडिकेशंस को हम इस ऑटोमेटेड मेडिकेशन सिस्टम के द्वारा हम यूज़ कर रहे हैं, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि एक बारकोड वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन होना भी ज़रूरी है इसके लिए, और एक और भी कुछ सिमिलर अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस है तो उसको भी हमें यूटिलाइज़ करना है। इसको जो भी हम इसमें मेडिसिन इसमें यूज़ कर रहे हैं उससे पहले हमें इन सब चीज़ों को वेरीफाई करना है। देन द फॉलोइंग रिकॉर्ड शाल बी मेंटेन्ड फॉर एटलीस्ट 60 डेज। जब हम ऑटोमेटेड मेडिकल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है कि कुछ रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना है एटलीस्ट फॉर 60 डेज। 60 डेज़ के लिए हमें कुछ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। उसको जैसे कि आपका इसमें हो गया डेली ऑडिट्स ऑफ स्टॉकिंग और रीस्टॉकिंग इफ़ एप्लीकेबल। अगर उसमें कोई स्टॉकिंग या रीस्टॉकिंग का कुछ है तो वो एप्लीकेबल हो रहा है तो उसको हमें चेक करना है। देन आपका डेली ऑडिट्स फॉर द आउटपुट ऑफ सेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटेड मेडिकेशन सिस्टम इफ एप्लीकेबल। सेंट्रलाइज्ड मेडिकेशन सिस्टम आपका अगर एप्लीकेबल हो रहा है उस पर तो उसको हमें डेली ऑडिट करनी है। देन रिव्यू ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, जो ऑपरेशंस कई सारे उसमें हो रहे हैं तो उसके लिए रिव्यू करना है। देन क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इसमें हमें लगाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया इसमें ऑटोमेटेड मेडिकेशन सिस्टम। ऑटोमेटेड मेडिकेशन सिस्टम हमें किस तरह से यूज़ करना है, इसमें क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स होती है और क्या इसके मेन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो डिवाइसेस हमने बताए थे, डिवाइसेस क्या थे इसमें आपका कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं, रोबोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और इस रोबोट्स के अलावा इसमें मैकेनिकल डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया, ठीक है। सो ये आपका जो पूरा चैप्टर है आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इसमें हम सारे टॉपिक्स कवर कर लिए कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते हैं। इसमें हम आउट पेशेंट किस तरह से होता है, इन पेशेंट किस तरह से होता है, आपका 2 सिस्टम होते हैं। उसके बाद में इन पेशेंट के लिए हम कौन कौन से सिस्टम्स फॉलो करते हैं। फिर नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं। अगर NICU ICU है उसमें हम किस तरह का सिस्टम फॉलो करते हैं। और अगर आपका ऑटोमेटेड मेडिकेशन सिस्टम है कोई तो उस तरह से उसके लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं और किस तरह से उसको फॉलो करते हैं। तो आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।